हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज बात करेंगे टॉपिक डिजिटल इनिशिएटिव्स इन स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। भले ही आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और नई वीडियोस लेके आऊँ। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पोर्टल पर जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्होंने हमें कुछ आईसीटी इनिशिएटिव्स बताए हैं। तो उन इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें क्या कैटेगरीज उन्होंने बताई हैं ये पता होना चाहिए। एक दो मार्क्स तो आपके यहीं से बन जाते हैं। जैसे इन्होंने ऑडियो वीडियो ई कंटेंट में बताया है कि स्वयं चैनल चलाया है। स्वयं की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये मूक का प्लेटफॉर्म है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर हम क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। स्वयं प्रभा डिजिटल चैनल्स हैं, डीटीएच चैनल्स हैं। फिर डिजिटल कंटेंट के लिए जर्नल्स और ई बुक्स जहाँ हमें मिलती है वो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एनडीएल, ई पीजी पाठशाला, शोध गंगा जो कि रिजर्वायर है इंडियन थीसिस का, शोध सिंधु जहाँ पर हमें जर्नल्स मिलती हैं। फिर हम हैंड्स ऑन लर्निंग यानी कि एक्सपीरियंसेस की बात करें तो वो हमें ई यंत्रा पर मिलते हैं जो कि इंजीनियर्स के लिए, रोबोटिक्स के लिए है जो। फिर उसके अलावा फॉस है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। फिर उसके अलावा स्पोकन ट्यूटोरियल्स होते हैं जहाँ पर सेल्फ ट्रेनिंग मिलती है आईटी फील्ड्स में। वर्चुअल लैब्स होती हैं उन रिमोट एरियाज में जहाँ पर लैब्स नहीं होती हैं, वहाँ पर वर्चुअल लैब्स के जरिए हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए और फ्रेश इंजीनियर्स के लिए। नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नीट इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, जो लर्नर्स के लिए पोर्टल डेवलप्ड किए गए हैं। ई गवर्नेंस कैटेगरी में है हमारे पास स्मर्थ, यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिससे ईआरपी सिस्टम जो पहले कोई और संभालता था वो इस पोर्टल के जरिए संभाला जा सकता है। प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक अलग कैटेगरी है जिसमें विद्वान है, जिसमें एक्सपर्ट्स का डाटाबेस है, नेशनल रिसर्च नेटवर्क है। शोध शुद्धि है जो प्लैग डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है एबीसी, जिसमें हम अपने क्रेडिट्स को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन कैटेगरीज हैं और इनके इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जो इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं फुल फॉर्म्स, ये सारे आपको आने चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ से ही बन जाता है कि आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। जैसे कि दीक्षा की फुल फॉर्म, तो दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये सारे फुल फॉर्म्स आप एक पेपर पर लिखकर अपने रूम में अगर चिपका लेंगे, सुबह शाम पढ़ेंगे तो आपको इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इजीली याद रहेंगी ये चीजें। एनडीएल है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एनडीएल आई भी लिखा होता है कहीं कहीं पर। नैड है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। निपुण भारत है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। एफएलएन है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। सारांश है सिस्टम फॉर असेसमेंट, रेमिडिएशन एंड एनालिसिस ऑफ स्कोलेस्टिक स्किल्स। स्वयं जो हम पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। फॉस, फ्री, लिबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। इन्हें अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें से क्वेश्चन यही आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे। दूसरा बन जाता है कि लॉन्च कब हुआ था। और तीसरा बन जाता है जो कि मेन क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इनके, या फिर कुछ मिशंस अगर इसमें थे तो वो क्या थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट कवर्स मल्टीपल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट. इट एम्स टू प्रोवाइड द मच नीडेड थ्रस्ट टू द 9 पिलर्स ऑफ ग्रोथ एरिया। इन्होंने बोला कि 9 पिलर्स जो है ना, इसमें डिजिटलाइजेशन लाने की हमें जरूरत है। वो 9 पिलर्स कौन कौन से थे? ब्रॉडबैंड हाईवेज,
यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी कि सबके मोबाइल कनेक्टेड हो, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस गवर्नेंस या ताकि हम डिजिटली सारी चीज़ों को गवर्न कर सकें, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्टर्स द प्रोग्राम। अब कुछ प्रोग्राम्स है जो इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा चलाए गए हैं, वो हमें पता होना चाहिए क्योंकि उसी के अंदर डिजिटल इनिशिएटिव्स आते हैं। तो NMEICT की फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा चलाया गया है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स आते हैं? स्वयं प्रभा, वर्चुअल लैब्स, ई यंत्रा, NDLI यानी कि जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, स्पोकन ट्यूटोरियल्स आते हैं, फॉस फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जो। इसके अलावा हमें साइट के बारे में भी पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए यानी कि डिजिटलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था NCERT द्वारा और एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1984 में, और ये मर्ज करके बनाया गया था सेंटर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स को। इसका मेन एम ऑब्जेक्टिव ये था कि टू प्रमोट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी especially mass media singly or in combinations to extend educational opportunities and improve quality of educational processes at the school level। सिंपल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो स्कूल लेवल पर डिजिटलाइजेशन लाना एजुकेशन की फील्ड में कि कैसे उसे अच्छा बनाया जा सकता है। हम डिजिटलाइज टीचिंग एड्स यूज कर सकते हैं या फिर ई बुक्स ला सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो सारा काम चेक करना किसका काम था? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो अब हम कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इसके बाद मैं एक क्वेश्चंस की क्लास करवाऊंगी, तो उसमें वो भी कवर हो जाएंगे, तो वो क्लास भी आप जरूर देखें। तो पीएम ई विद्या, पीएम ई विद्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा शुरू किया गया था 17 मई 2020 को, टू सस्टेन एजुकेशन बाय लेवरिंग आईसीटी एंड टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड टीचिंग एट द स्कूल लेवल। इसके अंतर्गत इन्होंने 12 डीटीएच टीवी चैनल्स की बात करी थी, एक क्लास के लिए एक चैनल, कम्युनिटी रेडियो, और जो दिव्यांग थे CWSNs यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स थे, उनके लिए भी प्रॉपर कंटेंट हो, ये सारी बातें इसमें बोली गई थी। इसका एम था टू हेल्प 25 करोड़ पीपल्स बाय ब्रिंगिंग टुगेदर ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? एक तो ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है, तो वहां पर अगर पीएम ई विद्या है तो वो आंसर हो जाएगा। और पूछ सकता है कि कब आया था? 17 मई को। कितने चैनल्स की बात हुई थी? 12 डीटीएच टीवी चैनल्स, हर एक क्लास के लिए एक चैनल की, क्लास 1 के लिए एक चैनल, क्लास 2 के लिए, तो इस तरीके से 12 चैनल्स की इसमें बात हुई थी। और एक बार क्वेश्चन आया था कितने लोगों का टारगेट रखा गया था? टू हेल्प 25 करोड़ पीपल्स। नेक्स्ट इज ई पाठशाला। ई पाठशाला, पहला क्वेश्चन वही बन जाता है कि किसका इनिशिएटिव था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और एनसीईआरटी का। डेवलप कब हुआ था? नवंबर 2015 को। और मेन एम इनका क्या था कि ई रिसोर्सेज, पाठशाला क्या होती है? जहां पर सब चीजें मिले। ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, ऑडियो वीडियो प्रियोडिकल्स, ये सारे प्रोवाइड करवाना। पाठशाला मोबाइल ऐप डिजाइन करी गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को पाने के लिए। गोल नंबर 4 क्या है? इक्विटेबल क्वालिटी इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर द ऑल एंड ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। कि जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम किया जा सके, जैसे कुछ लोगों तक पहुंच जाती है चीजें, कुछ तक नहीं पहुंचती, उनको कम किया जा सके और सबको शिक्षा मिले। तो इस पर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कौन सा इनिशिएटिव लाया गया था? तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, तो ई पाठशाला आपको पता होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडुकेटर्स और पेरेंट्स, हर कोई, जो ई बुक्स अवेलेबल होती हैं ई पाठशाला पर, वो अब भले ही अपने मोबाइल फोन के जरिए, टैबलेट के जरिए, लैपटॉप्स के जरिए देख सकते हैं और हर किसी को अच्छा कंटेंट मिल सकता है। नेक्स्ट इज दीक्षा। दीक्षा की डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो दीक्षा की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है स्कूल एजुकेशन के लिए, जो किसके द्वारा चलाया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लॉन्च कब हुआ था? 5 सितंबर 2017 को।
ये था वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसकी टैगलाइन पूछ लेते हैं कि दीक्षा क्या है। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि एक राष्ट्र है हमारा और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर क्लास 1 to 12 के लिए सबके लिए कंटेंट है। इसके अलावा यहाँ पर टीचर्स भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, स्टूडेंट भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है ये। नेक्स्ट इज मूक्स, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो क्योंकि मूक्स जो है बहुत ही वास्ट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन 101% आता है, मूक्स एंड स्वयं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। तो मूक्स किसके द्वारा चलाए गए थे? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। मूक्स आए थे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को रिप्लेस करके। मूक्स कब आए थे? 2008 में। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें स्वयं जो है मूक का ही एक पोर्टल है, जिसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो स्वयं के क्वाड्रेंट्स, कोऑर्डिनेटर्स, मूक्स के क्वाड्रेंट्स, ये सारे आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। स्वयं लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2017 को। फिर आता है निष्ठा। निष्ठा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। निष्ठा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले तो आपको, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। The Department of School Education and Literacy has launched a national mission to improve learning outcomes at the elementary level through an integrated teacher training program called NISHTA under the centrally sponsored scheme of Samagra Shiksha in 2019 to 20। तो समग्र शिक्षा के अंडर टीचर्स के एडवांसमेंट के लिए, क्योंकि अगर टीचर को अच्छे से पता होगा कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उन्हें पढ़ाना है, डिजिटल टूल्स के बारे में उन्हें नॉलेज होगी, तो वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो पहले ये एलिमेंट्री लेवल के लिए आया था। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था एक तरीके का फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग अगर अच्छे से होगी तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है अच्छे से पढ़ पाएंगे। इट एम्स टू बिल्ड competencies among all the teachers and school principals at the elementary stage। एक तरीके का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम आया था? निष्ठा। या फिर पूछ लेंगे फुल फॉर्म क्या है, या फिर बोल देंगे क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए थ्रू टीचर ट्रेनिंग कौन सा प्रोग्राम आया था? तो आंसर हो जाएगा निष्ठा। निष्ठा 1.0 जो था वो प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल टीचर्स के लिए था। अगर ज्यादा ही डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछ लेंगे कि निष्ठा 3.0 किसके लिए आया था, क्योंकि ज्यादा 3.0 पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या पूछ सकते हैं 2.0 किसके लिए आया था? तो 1.0 आया था अपर प्राइमरी लेवल के लिए, जो कि अगस्त 2020 में आया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि हमारा एम ये टू रीच अप्रोक्सीमेटली 24 लाख सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद ये आया था 2.0 जो जुलाई 2021 में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल टीचर्स के लिए आया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10 लाख स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग देने की बात करी गई थी। निष्ठा 3.0 जो आया था फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये प्री प्राइमरी क्लास टू फिफ्थ के लिए आया था, जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था दीक्षा पोर्टल पर। इनका एम था ये था कि 25 लाख प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल टीचर्स को जो है ट्रेनिंग दी जाए। एनसीईआरटी ने हर फेज के लिए, आप क्योंकि आप अपर प्राइमरी को पढ़ाते हो तो अलग तरीके से पढ़ाना है, सीनियर सेकेंडरी वालों को पढ़ाते हो तो अलग तरीके से पढ़ाना है, और प्री प्राइमरी वालों को अलग तरीके से पढ़ाना है। तो हर फेज के लिए इन्होंने स्पेशल पैकेजेस बनाए थे, जिसमें अलग अलग ऑनलाइन मॉड्यूल्स थे, जेनरिक मॉड्यूल्स थे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल्स थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इनके जो लोगोज हैं वो भी मैंने लगाए हैं, तो वो लोगो भी आपको पता होने चाहिए। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक डिजिटल रिपोजिटरी है, जहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक, आर्टिकल्स, ऑडियो बुक्स, वीडियोस, लेक्चर्स। लाइब्रेरी क्या होता है? जहाँ पे हमें सब चीजें मिलती हैं। अब डिजिटल है तो वहाँ पे ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी। तो वो ऐसी लाइब्रेरी है जो कि डिजिटल फॉर्म में है। इसमें लैंग्वेज जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी है, जैसे कि हिंदी में, बंगाली में और बाकी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। It is been developed to help students prepare for entrance and competitive examinations, to enable people to learn and prepare from best practices from all over the world, and to facilitate research to perform interlinked exploration from multiple resources। यानी कि जैसे हर बच्चा जो है वो महंगी महंगी कोचिंग्स नहीं ले सकता है, लेकिन अगर आपको पता हो ना कि कहाँ पर क्या चीज़ें मिल सकती है, तो आप घर बैठकर भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो।
जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में आपको हर चीज़ मिलेगी, तो आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ये नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी का एक प्रोजेक्ट था, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर द्वारा चलाया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और लॉन्च हुआ था ये 19 जून 2018। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे, फिर उसके बाद पूछ लेंगे डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज कौन सी है, ये हो गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट बन जाता है किसने डेवलप किया था और किसके अंडर थी, ये आ जाता है। और फिर और अगर क्वेश्चन आने, जैसे कभी कभी स्टेटमेंट आ जाती है कि इनमें से कौन सा एनडीएलआई से रिलेटेड है, तो लैंग्वेजेस पूछ लेंगे कि बोल देंगे कि इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मिलता है, तो वो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें बाकी लैंग्वेजेस में भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। या फिर लॉन्च डेट पूछ लेंगे। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। फिर आता है NROER, जिसे हम नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। ये एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि 13 अगस्त 2013 में लॉन्च हुआ था, जो कि मैनेज किया जाता है CIET के द्वारा, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड NCERT द्वारा, जहां पर हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। रिपोजिटरी है क्योंकि ये, और इसका प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, मुंबई होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशनल नॉलेज लैब। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। इसमें टेक्स्ट बुक्स होते हैं, लेसन प्लान्स होते हैं, मल्टीमीडिया मटेरियल्स होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं। तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि NROER की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, ये पता होना चाहिए। और तीसरा, इसमें ये पता होना चाहिए कि ये सेंटर है कहाँ पर, इनका जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है। नेक्स्ट इज डिजिटली एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल। डिजिटली एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल क्या होता है, डेजी होता है, डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर्मेट। इसमें क्या है, एक्सेसिबल किसके लिए करना है, जिनको नहीं मिल पा रहा है, तो किनको नहीं मिल पा रहा है, जो विजुअली इम्पेयर्ड होंगे और हेयरिंग इम्पेयर्ड होंगे, जिनमें कुछ डिसेबिलिटी होगी। तो दिस कैन एड हेयरिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें ऑडियो बुक्स होती हैं और भी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके जरिए हम इजीली पढ़ सकते हैं। उन सॉफ्टवेयर के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी जानेंगे। नेक्स्ट इज वर्चुअल लैब्स। तो वर्चुअल लैब भी NMEICT का एक इनिशिएटिव था, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। वर्चुअल लैब्स एम्स टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू लैब्स फॉर स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स। इट ऑफर्स अ सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये क्या करता है कि जहाँ पर रियल लैब जो है वो नहीं अवेलेबल है, तो वहाँ के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल लैब्स का, क्योंकि एक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है, जिसके ज़रिए हमें ऐसा ही फ़ील आएगा कि हम रियली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें वही नॉलेज मिलेगी। ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था IIT दिल्ली द्वारा, और इसमें और भी लोग शामिल थे, जैसे कि IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर और बाकी भी कुछ कॉलेजेस। मेनली पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा कोऑर्डिनेटेड है, तो IIT दिल्ली। और वर्चुअल लैब्स किसका इनिशिएटिव है, NMEICT का। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट इज नप्टल, जिसके बारे में मैंने आपको कोऑर्डिनेटर्स के टाइम पर भी बताया था। ऑनलाइन कोर्सेज और स्टडी मटेरियल यहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है, मेनली इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और IITs का ये जॉइंट इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इज शिक्षा वाणी पॉडकास्ट। पॉडकास्ट से ही हम समझ सकते हैं कि ये कुछ ऑडियो कंटेंट होगा। तो शिक्षा वाणी जो है CBSE द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव था, जिसमें 9th to 12th क्लास के लिए सारी इंफॉर्मेशन थी। इसमें जो भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है कि एग्जाम्स कब होने वाले हैं, कोई नया नोटिस निकला है, कुछ सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स होंगे उनसे रिलेटेड कंटेंट, ये सारी चीजें जो है वो ऑडियो के फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन दो बनते हैं। एक तो शिक्षा वाणी क्या है, ऑडियो कंटेंट है। और दूसरा बन जाता है कि किसके द्वारा चलाया गया है, CBSE द्वारा। और तीसरा एक बन जाता है कि कौन सी क्लासेस के लिए, 9th to 12th क्लासेस के लिए है। फिर आता है NDEAR, नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का, वो बताता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, NDEAR। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कब लॉन्च हुआ था, 29 जुलाई 2021 को। इसका एम यही है कि एक एजुकेशन इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट इज स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। 2017 में ये आया था। स्वयं प्रभा
40 डीटीएच चैनल्स का एक ग्रुप है, डायरेक्ट टू होम चैनल्स जो होते हैं। जैसे देखा गया ना कि स्वयं चलो हमने लॉन्च कर दिया, ये दोनों एक ही दिन लॉन्च हुए थे। स्वयं तो हमने लॉन्च कर दिया 7 जुलाई 2017 में, लेकिन कहीं कहीं पर क्या था, इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था, तो उसके लिए स्वयं प्रभा भी लॉन्च किया गया साथ में, ताकि जिन एरियाज पे इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है लेकिन टीवी तो अच्छे से चलता है ना, टीवी तो लगभग हर जगह ही अच्छे से चलता है, तो ये फ्री डीटीएच चैनल 40 जो थे वो आए, और इनमें न्यू कंटेंट आता था। 24/7 इन पर पढ़ाई के जो प्रोग्राम्स थे वो ब्रॉडकास्ट होते थे। न्यू कंटेंट आता था 4 घंटे के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि न्यू कंटेंट कितने टाइम के लिए आता है और वो रिपीट कितने टाइम होता है। तो न्यू कंटेंट 4 घंटे के लिए आता है और वो रिपीट 5 टाइम्स होता है। और पूछ लेते हैं इसमें कौन सी सैटेलाइट के जरिए होता है। GSAT-15, जियो सिंक्रोनस 15 सैटेलाइट। और इनके जो 40 चैनल्स है उनमें से पहले 15 के हमें नाम भी पता होने चाहिए, और कौन सी जो पढ़ाई है वो करवाते हैं, जैसे लिटरेचर के लिए कौन सा है, साइंस के लिए कौन सा है, ये चीजें पता होनी चाहिए। जब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और ये चैनल्स कहाँ से अपलिंक्ड है, विजैक गांधीनगर से। विजैक की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। और कंटेंट कौन प्रोवाइड करवाता है, नप्टिल, आईआईटीज, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी एंड नियोस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कितने चैनल्स है, 40। दूसरा क्वेश्चन कितना टाइम ये आता है, 24/7 आता है। तीसरा क्वेश्चन कितनी बार नया कंटेंट आता है, 4 घंटे नया कंटेंट आता है। फिर रिपीट कितना होता है, 5 टाइम रिपीट्स होता है। अगला क्वेश्चन कौन सी सैटेलाइट द्वारा लॉन्च किया गया, GSAT-15। GSAT की फुल फॉर्म क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। फिर चैनल्स कहाँ से अपलिंक्ड है, वाइजैक गांधीनगर से या विजैक गांधीनगर से। तो विजैक की फुल फॉर्म क्या है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट इज सारांश। सारांश क्या है, सारांश एक टूल है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स एंड पेरेंट्स। ये एक सेल्फ रिव्यू एंड एनालिसिस टूल है। इसमें क्या है, हम बच्चे की परफॉर्मेंस देखते हैं, बच्चे की स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस के लिए। ये सीबीएसई द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या है कि ये लॉन्च कब हुआ था ये पता होना चाहिए। स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो उस वक्त की मिनिस्टर थी, एचआरडी मिनिस्टर, 7 नवंबर 2015 को। इससे टीचर्स को और पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलती थी कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। सारांश brings schools, teachers and parents closer so that they can monitor the progress of students and help them improve their performances. Uh, it helps schools to compare their performance, all CBSE schools at various levels, and also help parents to compare their wards performance within school, state, region and national levels. एक तरीके का ये बच्चे का रिपोर्ट कार्ड होता है। सारांश क्या होता है, सार ना कि पूरा क्रक्स क्या है, तो वही था कि आपका बच्चा किस लेवल पर है। तो इससे पेरेंट्स टीचर्स क्लोजर आते थे, क्योंकि उन्हें आइडिया मिलता था कि अपने बच्चे के लिए उन्हें क्या रेमेडियल मेजर्स लेने हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला सारांश किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जो उस वक्त की एचआरडी मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी जी, उनके द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, सारांश करता क्या है, ये सेल्फ रिव्यू एंड एनालिसिस टूल है जो कि सीबीएसई द्वारा चलाया गया है, जो कि पेरेंट्स और टीचर्स को करीब लाता है, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि बच्चे में क्या कमियां हैं या कितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए वो और अच्छे इनिशिएटिव्स ला सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि यही कमी है। नेक्स्ट इज ई यंत्रा। ई यंत्रा आईआईटी बॉम्बे द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है जो कि एनएमईआईसीटी के अंतर्गत आता है। इंजीनियरिंग अ बेटर टुमारो इसकी टैगलाइन है। और एम्बेडेड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स लैब के लिए ये ईएलएसआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ई यंत्रा लैब सेटअप इनिशिएटिव था ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा। प्रोजेक्ट ई यंत्रा इज एन इनिशिएटिव टू स्प्रेड एजुकेशन इन एम्बेडेड सिस्टम्स and robotics by IIT Bombay, sponsored by MOE through the NMEICT। और ये प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज किया गया था प्रोफेसर कवि आर्य एंड प्रोफेसर कृति द्वारा, जो कि वहां पर ही प्रोफेसर थे आईआईटी बॉम्बे में, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। ई यंत्रा ऑल्सो हेल्प्स कॉलेजेस सेट अप रोबोटिक्स लैब्स क्लब्स टू मेक इट पार्ट ऑफ देयर रूटीन ट्रेनिंग करिकुलम। तो बेसिकली ई यंत्रा में आपको क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है किसके लिए लाया गया था ये।
रोबोटिक्स के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स। रोबोटिक्स की नॉलेज बच्चों को हो, इंजीनियर्स के लिए बेसिकली लाया गया था, इसलिए इसे इंजीनियरिंग अ बेटर टुमारो भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं देखा गया है। पहली बात कि किसके लिए है, ये रोबोटिक्स के लिए है। दूसरी बात, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, आईआईटी बॉम्बे द्वारा। दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। बाकी ईएलएसआई की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ई कल्पा। ई कल्पा क्या है, क्रिएटिंग अ डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि डिजाइन के लिए, कि आप डिजिटल डिजाइन्स वगैरह बना सको, वो कौन सिखाता है आपको, ई कल्पा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा ये आया गया था, और ये भी एक इनिशिएटिव था NMEICT का। 3 इनिशिएटिव थे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, कि एक तो डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करना है आपको डिजाइन के लिए, सोशल नेटवर्किंग एनवायरनमेंट बनाना है ताकि दूसरों के साथ आप बात कर सको, देख सको कि दूसरों ने कितना काम किया है, हायर लर्निंग एंड क्रिएटिंग ए डिजिटल रिसोर्स डाटाबेस ऑन डिजाइन, यानी कि कोलैब कर सको दूसरों के साथ और एक डिजिटल डाटाबेस डिजाइन कर सको। ये डेवलप किया गया था 3 इंस्टीट्यूशंस द्वारा। अगर बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं तो इन 3 इंस्टीट्यूशंस का नाम पूछ सकते हैं, IDC एट IIT बॉम्बे, NID एट बेंगलोर एंड DOD एट IIT गुवाहाटी, along with the support of other design related institutions and organizations। तो 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि ई कल्पा किसके लिए है, डिजाइन के लिए है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, वेबसाइट जो है कंटेंट्स ऑफ ई कल्पा के लिए, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे डी सोर्स बोलते हैं। डी से डिजाइन, डी से डी सोर्स। तो ई कल्पा क्या होती है, कल्पना, कि हमने कुछ डिजाइन की कल्पना करी। तो वहीं से आप याद रख सकते हो डिजाइन, और वहीं से आप याद रख सकते हो डी सोर्स। और 3 इनिशिएटिव तो आप वैसे भी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग ही जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स क्या है, फ्री लिबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन, यानी कि जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो। फोर्स प्रोजेक्ट प्रमोट द यूज ऑफ फ्लॉस टूल, यानी कि फ्री लर्निंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल्स को प्रमोट करते हैं इन आवर कंट्री। इसका एम क्या था, फ्लॉस के बारे में, या फोर्स के बारे में अगर हम बोले, फ्लॉस टूल्स जो कि फोर्स के अंतर्गत आते हैं, इनके बारे में बात करी थी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत से अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं हमारे भारत के लिए। उन्होंने बोला कि क्योंकि इसका मेन एम क्या था, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स। तो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, उनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं या लाइसेंस लगता है, कंट्रोल्ड सिचुएशंस होती है। उन्होंने बोला कि हमें इन्हें कम करने की जरूरत है, और इंडिया में हमें ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर लाने की जरूरत है, क्योंकि ये तभी हम जो बिलियंस ऑफ पीपल हैं उनको बेनिफिट दे सकते हैं। अब जैसे आप देखते हो कि कुछ चीजें पैसों की होती हैं, कुछ रिसोर्सेज या जो ओपन एजुकेशनल सोर्सेज, जो सोर्सेज होते हैं हमारे पास एजुकेशन के, OERs, ऑनलाइन जो चीजें होती हैं, तो वो हर कोई उस चीज को अवेल नहीं कर सकता, हर किसी को नहीं मिल सकती। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें इन प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर पर जो डिपेंडेंसी है वो कम करनी होगी, और फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाने होंगे एजुकेशन में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट है, अगर आप इनकी साइट पर जाकर चेक करोगे तो आपको ये प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे। इनकी साइंस लैब जो कि साइंस वगैरह के लिए काम करता है, पाइथन जो लैंग्वेज के लिए काम करता है, ई सिम, ऑसडैग, ओपन फॉर्म, ये और स्टैटिस्टिक्स के लिए काम करता है, सोल फोकल। तो ये कुछ इनके प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी साइट पर जब आप जाओगे तो आपको हर प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। और ये प्रमोट करते हैं कि हम फ्लॉस टूल्स को यूज करें एकेडमिक्स और रिसर्च में। और ये पार्ट किसका था, NMEICT का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज जो फोर्स प्रोजेक्ट है उसमें कुछ फ्लॉस टूल्स के बारे में बात करी गई है, वो टूल्स हमें पता होना चाहिए। टेक्स्ट बुक, कंपेनियन, लैब, माइग्रेशन सॉफ्टवेयर, एक्टिविटीज, फॉरम्स जहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं, वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेज। टेक्स्ट बुक कंपेनियन जिसमें बहुत सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चंस देखें, सबसे पहले फुल फॉर्म पर आ जाता है। और एक बार क्वेश्चन आया था कि इसका मेन एम क्या है, कि जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर हैं उन पर डिपेंडेंसी कम हो। और ज्यादा ही डीप में अगर क्वेश्चन आता है तो इनमें से प्रोजेक्ट्स थोड़े आपको नाम ध्यान में रखिए, क्योंकि ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है या कौन सा प्रोजेक्ट नहीं है, या फिर टूल्स के नेम पूछ सकता है। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट इज साक्षात। साक्षात क्या है, इसकी टैगलाइन आपको याद होनी चाहिए, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है ये लॉन्च किया गया था
उस वक्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा 30 अक्टूबर 2006 में टू फैसिलिटेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स टीचर्स एंड दोज इन एम्प्लॉयमेंट और परसुएट ऑफ नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चों को नॉलेज मिल सके। टीचर्स को वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल इसीलिए बोला गया, स्टूडेंट टीचर्स हर कोई इसके जरिए नॉलेज ले सकता था। ये डेवलप किया गया था बाय ई ज्ञान कोश ऑफ इग्नू। स्टूडेंट्स इसमें 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते थे विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, और वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड CBSE द्वारा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, साक्षात क्या है, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। लॉन्च कब हुआ था, 30 अक्टूबर 2006 में। वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक ही स्टॉप पर स्टूडेंट टीचर्स और जो एम्प्लॉयमेंट में और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो सारे एक ही जगह पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डेवलप किसके द्वारा किया गया, ई ज्ञान कोश जो कि इग्नू का ही एक चैनल है। 1-to-1 इंटरेक्शन हो सकती है यहाँ पर विद सब्जेक्ट। साक्षात क्या होता है कि सामने सामने, तो 1-to-1 इंटरेक्शन, वहां से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज शाला सिद्धि। शाला सिद्धि क्या है, तो ये सिद्धि यानी कि कितना सिद्ध है। शाला क्या होगी, पाठशाला, कि कोई पाठशाला कितनी सिद्ध है, वर्ड्स से भी आप ऑब्जेक्टिव्स याद रख सकते हो। द नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवेल्युएशन था ये, जिसको शाला सिद्धि बोला गया। MPSSE की फुल फॉर्म भी आपको बताना चाहिए कि क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवेल्युएशन, की स्कूल को इवेल्युएट किया जाएगा। एक तरीके से अगर हम शॉर्ट में याद रखना चाहें तो स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है ये। स्कूल इवेल्युएशन एज द मीन्स एंड स्कूल इंप्रूवमेंट एज द गोल। कितनी अच्छी बात लिखी है कि स्कूल इवेल्युएशन इसका मीन है, इवेल्युएशन करके करना क्या है, इंप्रूवमेंट लानी है, तो इंप्रूवमेंट जो था इसका गोल था। किसके द्वारा डेवलप हुआ था ये चीज आपको पता होनी चाहिए, न्यूपा के द्वारा 2015 में। न्यूपा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट फॉर स्कूल इवेल्युएशन लीडिंग टू स्कूल इंप्रूवमेंट। तो क्वेश्चन यही है कि न्यूपा के द्वारा डेवलप हुआ, NPSSE क्या है, और ये शाला सिद्धि क्या है, स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवेल्युएशन के लिए एक तरीके का स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है कि कौन सा स्कूल कितना अच्छा है और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट इज NAD। NAD क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है। 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है ये। स्टोर हाउस क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है कि जहां पर हम इकट्ठा करके रखते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सर्टिफिकेट्स, अपने डिप्लोमास, अपनी डिग्रीज जो है वो इकट्ठा करके रख सकते हैं। और ये लॉन्च कब हुई थी, फाउंडेड ऑन 17 जुलाई 2017 में ये आया था। इसमें हम अपने इंस्टीट्यूशंस के जो भी हमारे टेस्ट हैं, मार्क्स हैं, वो सारे हम अपनी डिग्रीज जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। डिजी लॉकर और NAT जो है इनिशिएटिव्स है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक नई टर्म आ गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि NAT किसका इनिशिएटिव था। तो ये मिटी का इनिशिएटिव था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था NAD। और डिजी लॉकर किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। NAT not only ensure easy access to and retrieval of an academic award but also validate and guarantees its authenticity and safe storage। एक तो वो सेफ है क्योंकि अब जैसे फिजिकली जो चीज आपके पास होती है, आपके पास पेपर्स हैं, वो गुम हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन है तो वो, और आधार कार्ड से ये लिंक होता है तो इजीली आप अगर आप आईडी भूल भी जाते हो तो इजीली रिकवर कर सकते हो। इवन मैंने खुद ने बहुत बार करी है। तो क्या होता है इसमें, आप आधार कार्ड से जब लिंक करते हो तो इसमें आपकी सारी चीजें जो हैं वो स्टोर रहती हैं और ऑथेंटिसिटी होती है। इन केस अगर आप कहीं बाहर जाते हो और आप अपना वो जो अ, कागज है या बोल सकते हैं डिप्लोमा डिग्री है वो ले जाना भूल जाते हो, तो अगर आप उन्हें डिजी लॉकर की भी दिखाते हो तो उन्हें वो भी वैलिड माननी पड़ती है। या फिर आपका जो कार्ड्स होते हैं जैसे कि लाइसेंस होता है, तो वो भी अगर आप डिजी लॉकर में पड़ा हुआ भी दिखाते हो तो वो उन्हें मानना पड़ता है। तो ऑथेंटिसिटी की भी गारंटी हमें इसमें मिलती है। नेक्स्ट इज श्रुति दृष्टि। श्रुति दृष्टि जैसे वर्ड ही बता रहा है, श्रुति दृष्टि, यानी कि ये क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच एंड टेक्स्ट टू ब्रेल जो सिस्टम है। तो ये जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे थे उनके लिए एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जा सके, इसके लिए इसे लाया गया था।
तो क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कि श्रुति दृष्टि किसके लिए है? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, कि उनके उनसे रिलेटेड जो नॉलेज कंटेंट है, जो भी उनकी पढ़ाई का सामान है, वो इस तरीके से वहां पर अवेलेबल होगा कि जो टेक्स्ट है वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर टेक्स्ट ताकि वो सुन सकें, और अगर वो खुद टाइप करते हैं तो वो ब्रेल सिस्टम में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि मतलब जो वो खुद उस चीज को एक्सेस कर सकें। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एक्सेसिबिलिटी की बात यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट इज सुगम्य पुस्तकालय। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लाइब्रेरी थी फॉर ब्लाइंड एंड प्रिंट डिसेबल्ड जो पीपल होते हैं, जो लोग ऐसे नॉर्मल बुक्स नहीं पढ़ सकते थे या कुछ, तो उनके लिए सुगम्य पुस्तकालय एक इनिशिएटिव लाया गया। और ये किसके द्वारा लाया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन जिन्हें हम बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसके साथ साथ कौन कोलैब थे, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, डेजी फोरम ऑफ इंडिया एंड पावर्ड बाय टीसीएस एक्सेस। तो इनकी अगर आप लोगोस भी याद रखते हैं ना, तो आधे क्वेश्चन तो आपके वहां भी सॉल्व हो जाएंगे। तो सुगम्य पुस्तकालय याद रखना है किसके लिए था? सुगम्य बनाना यानी कि किसी के लिए इजी बनाना, तो ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना, ताकि वो बिना किसी की मदद से खुद नॉलेज ले सके। ये था, और किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ई बस्ता। ई बस्ता क्या हो गया? बस्ता क्या होता है? जिसमें हम अपनी बुक्स रखते हैं, और यहाँ पर ई बस्ता यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बस्ता। जो स्कूल बुक्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में हमें एक्सेसिबल होंगी, और हम अपने टैबलेट्स पे, लैपटॉप्स पे, कहीं पर भी उन्हें पढ़ सकते हैं। फिर आ जाता है स्पोकन ट्यूटोरियल, जो कि NMEICT का ही एक इनिशिएटिव है। तो स्पोकन ट्यूटोरियल्स में क्या होता है? स्पोकन क्या है? बोले गए। ट्यूटोरियल्स क्या है? जब कोई चीज किसी को सिखाई जाती है। तो ये IIT बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव था, जो कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट था। मैं और आप, हम नॉर्मल लोगों को कुछ लैंग्वेजेस जैसे जावा, पाइथन, ये हमें नहीं आएंगी साइंस लैब, लेकिन अगर मैं एक टीचर हूं तो मुझे इन सब की नॉलेज होनी चाहिए ताकि मैं बच्चों को सिखा सकूं। तो उस केस में क्या होगा कि मैं स्पोकन ट्यूटोरियल्स की मदद से वो चीजें सीख सकती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, 10 मिनट्स लॉन्ग ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल होते हैं, जहां पर हमें बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। इट इज अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग पर्टिकुलर फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे कि C++, जावा, पाइथन। जो हमने फ्लॉस टूल्स जब पढ़े थे, या फ्लॉस के जो प्रोजेक्ट्स पढ़े थे, उसमें भी हमने ये सारे देखे थे। तो वही सारे हैं। ये इफेक्टिवली डिजाइंड किए जाते हैं ताकि जो न्यू टीचर है वो, या न्यू यूजर जो है, वो उसे इजीली समझ सके बिना किसी फिजिकल टीचर की मदद से। अभी अगर मैं यूट्यूब पे भी कुछ ट्यूटोरियल्स देखती हूँ, तो मेरे पास कोई ऐसा फिजिकल टीचर नहीं है यहाँ पर अवेलेबल जो मुझे वो चीज़ सिखा रहा है, लेकिन मैं वो चीज़ सीख पा रही हूँ क्योंकि वो स्पोकन ट्यूटोरियल्स है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्मर्थ। स्मर्थ क्या है? यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अगर हम शॉर्ट में इसे समझें, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे क्या हुआ कि जो थर्ड पार्टी, पहले क्या होता था, ERP सिस्टम किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई और संभालता था, किसी को जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन अब इससे क्या हो गया, उस थर्ड पार्टी को हटाकर इसी के जरिए ही यूनिवर्सिटी खुद अपना जो है ERP सिस्टम वो देख सकती है, और इस चीज को ज्यादा सिक्योर, रिलायबल और स्केलेबल बना दिया गया। नेक्स्ट इज प्रज्ञता। प्रज्ञता क्या है? गाइडलाइंस है डिजिटल एजुकेशन के लिए। ये स्कूल हेड्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को असिस्ट करती है ई लर्निंग के लिए। 8 स्टेप्स होते हैं ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन के, वो हमें सीक्वेंस में याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले प्लान करते हैं, रिव्यू करते हैं। अगर आप प्रज्ञता की साइट पे जाएंगे ना, तो वो आपको एक एक स्टेप उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि प्लानिंग में क्या क्या काम होगा, रिव्यू में क्या क्या काम होगा, अरेंज में क्या क्या काम होगा, फिर गाइड, फिर टॉक करेंगे, फिर असाइन करेंगे, फिर ट्रैक करेंगे कि कितना आया है, फिर उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट इज RAA, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम ये था कि बच्चे के अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्रिएटिविटी एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए लव आए। कि जो स्कूल चिल्ड्रन थे, बेसिकली इसमें क्या था, ये मेक इन इंडिया एंड टीच इन इंडिया के अंतर्गत एक चलाया गया अभियान था, जिसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो IITs, IIMs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो रेपुटेटेड और जो बाकी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन ये क्या करेंगे, कुछ स्कूल्स को लेंगे और उन स्कूल्स के बच्चों को कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम्स के जरिए, डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए वहां विजिट करके बच्चों के अंदर पैशन लाएंगे साइंस एंड मैथ्स के लिए। तो इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि साइंस एंड मैथ्स
के प्रति बच्चों के मन में प्यार आए, लव आए, क्रिएटिविटी आए, इंक्विजिटिव नेचर हो उनका, इसके लिए कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया गया था? राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। और इसमें मेंटर कौन करता था? जो आईआईटीज, आईआईएम्स ये सारे इस चीज को मेंटर करते थे। वो स्कूल्स में जाके बच्चों से बातचीत करके या डिजिटली बातचीत करके उनके अंदर एक पैशन लाते थे टूवर्ड्स साइंस एंड मैथ्स। और फिर क्वेश्चन बन जाता है कि किसके द्वारा लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट इज ई विद्वान क्या है? तो विद्वान क्या होते हैं? जो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वहीं से आपको याद रखना है कि एक्सपर्ट्स का डाटाबेस जहां पर मिलता है उस साइट को क्या बोलते हैं? ई विद्वान। ई विद्वान की साइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे बहुत से एक्सपर्ट्स का डाटाबेस आपको मिल जाएगा, उनका बैकग्राउंड, उनका कॉन्टेक्ट एड्रेस, इन्फॉर्म एक्सपीरियंसेस, क्या उन्होंने पब्लिकेशंस उनकी हैं, स्किल्स क्या हैं, अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं। तो ये इस डाटा को मेंटेन कौन करता है? इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। और फिर अगर जैसे सरकार को कुछ कमेटीज बनानी है, कुछ टास्क फोर्सेस बनानी है, तो वहां से ये एक्सपर्ट्स को चूज कर सकते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर। नेक्स्ट इज मनोदर्पण। मनोदर्पण क्या है? साइको सोशल सपोर्ट के लिए बच्चों के लिए, जब कोविड के दौरान या कुछ अगर एडोलसेंट एज के दौरान बच्चे बहुत ही फिजिकली तो चलो ठीक रहते हैं, इमोशनली सोशली वीक हो जाते हैं, तो उनकी उन प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए मनोदर्पण इनिशिएटिव शुरू किया गया था। Covers a wide range of activities to provide psychosocial support to students, teachers, and families for mental health and emotional well-being during the COVID outbreak and beyond. फिर आया विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश क्या होता है? जब एंटर ही करते हैं, यानी कि ये ग्रेड 1 स्टूडेंट्स के लिए है। इंटरनम इंटरनम 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। इसमें 3 मंथ के मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अल्फाबेट, साउंड्स, वर्ड्स, कलर्स, शेप्स ये सारे होते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे। इनमें से स्कूल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं वो आपको पता आने चाहिए, जैसे कि विद्या प्रवेश, मनोदर्पण। विद्वान जो है वो हायर क्लासेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इसके अलावा प्रज्ञता, फिर ई बस्ता और स्पोकन ट्यूटोरियल्स, श्रुति दृष्टि सुगम्य पुस्तकालय। नैड का क्वेश्चन पीजीटी के हिसाब से शायद थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेट और नेट के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। शाला सिद्धि जो कि स्कूल के लिए है। साक्षात ये भी पता होना चाहिए। फ्लॉस टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ई कल्पा डिजाइन के लिए डायरेक्ट ये याद रखना है। ई यंत्रा रोबोटिक्स के लिए ये याद रखना है। सारांश स्कूल के लिए है तो ये अच्छे से आना चाहिए। जो भी सीबीएसई के इनिशिएटिव्स है ना और जो स्कूल के लिए है वो पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने स्कूल एजुकेशन की ज्यादा बात करी है। स्वयं प्रभा इक्वली इंपॉर्टेंट है सबके लिए। शिक्षा वाणी पॉडकास्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल लैब्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा एनडीएल निष्ठा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्कूल हेड्स एंड टीचर्स के लिए ही है। फिर मूक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीक्षा इंपॉर्टेंट, ई पाठशाला, पीएम ई विद्या और सीआईईटी और एनएमईआईसीटी के बारे में तो आपको पता ही है। 9 पिलर्स पता होने चाहिए और ये फुल फॉर्म्स तो आप याद कर ही लेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।